हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, हम मार्क्सवाद और हिंदी कविता में क्या संबंध है ये देख रहे थे। उससे आगे बढ़ते हैं कि मार्क्सवाद किस तरह से दुनिया में फैलता है। मार्क्स के विचार, राजनीतिक विचार समाज पर किस तरह से असर डालते हैं, राजनीतिक सत्ताएं बदलती है, समाज पर उसका असर होता है। और चूंकि साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, ऐसे में जाहिर है कि साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और हम पिछले व्याख्यान में सुन चुके हैं कि जिस तरह से मार्क्स के नाम पर मार्क्सवादी पार्टियां सत्ता में आती है, सत्ता ग्रहण करती है, इसी तरह से साहित्य में प्रगतिशील लेखक संघों की स्थापना होती है पेरिस में। और इधर भारत में पहला लखनऊ में सम्मेलन होता है और एक घोषणा पत्र सा बनता है। वो क्या था? भारतीय लेखक का कर्तव्य होगा कि भारतीय जीवन में होने वाले परिवर्तनों को अभिव्यक्ति देंगे और साहित्य में वैज्ञानिक बुद्धिवाद का समावेश करके देश में क्रांति की भावना के विकास में सहायता पहुंचाएंगे। वैज्ञानिक बुद्धिवाद का अपनी रचनाओं में समावेश करेंगे। इससे देश में क्रांति की भावना पैदा होगी। इन घोषणाओं का प्रभाव साहित्यकारों पर पड़ता है। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गए। अब हमारी कविताओं में स्वप्न नहीं पल सकती। और इसी तरह से प्रगतिशील लेखक संघ के साथ ही कई सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना की जाती है, जिसमें डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने लिखा है कि प्रगतिशील आंदोलन की उपलब्धि लोक संस्कृति का पुनरुत्थान करती है, सांस्कृतिक जागृति फैलती है और विचारकों का दृष्टिकोण बदलता है, उनको बोध प्राप्त होता है और उसी तरह से वो रचना करते हैं। साम्यवाद का सैद्धांतिक पक्ष हम एक बार पुनः देख सकते हैं कि मार्क्स का विचारों का मूल था मानवतावाद, मानवता की सेवा, और ये मानवतावाद ही उनका आदर्श वाक्य था। मार्क्सवाद का आदर्शवाद होता है मानवतावाद, यानी मानवता की सेवा करना ही परम कर्तव्य है। उनका सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये क्या होता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसे कहते हैं? देखिए, जैसा कि उत्पादित वस्तुओं के बारे में उन्होंने बताया था और शुरुआत हमने इसी से की थी कि वस्तुएं कैसे पैदा होती है और कैसे नया रूप ग्रहण करती है। पुरानी से नई वस्तु उत्पन्न होती है। पुरानी का विरोध करके नई सामने आती है। नई तभी सामने आएगी जब पुरानी का प्रतिषेध उसमें निहित होगा और नई में फिर से प्रतिषेध होने लगता है। इस तरह से ये द्वंद्व पैदा होता है, यानी विरोध होता है, विरोध में संघर्ष निहित है। ये प्रतिरोध और फिर इसी से विकास होता है। तो संघर्ष एक उनका नारा था जो मजदूरों को दिया था। विकास की गति लेकिन कभी भी
चक्राकार नहीं होती। कैसी होती है? द्वंद्व में होती है। सबसे पहले पुरानी का विरोध होता है और नई जन्म लेती है। इसे कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद मानव इतिहास की व्याख्या करता है। देखिए कि मानव किस तरह से विकास करता है। शुरुआत आदिम सामूहिक व्यवस्थाएं बनती है। इसके बाद सामंती व्यवस्थाएं सामने आती है। इसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था बनती है जो इस दौर में चल रही है। अमेरिका उसका झंडा बरदार है। इस तरह से इस दौर में पूंजीवाद चल रहा है और मार्क्सवाद हम रूस, चीन और कई देशों में देखते हैं। यहाँ तक कि भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ बनी हुई है जो मजदूरों के हित में संघर्ष करती रहती है। अब हम देख सकते हैं कि साहित्य में किस तरह से मार्क्सवाद प्रवेश करता है प्रगतिशील नाम से। तो प्रगतिशील काव्य एक आंदोलन चलता है और उस आंदोलन के दौरान मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित साहित्य ही लिखा जाता है, कविता, कहानी, उपन्यास, कोई भी क्यों न हो। तो प्रगतिवादी दर्शन में राजनीति में जैसे गांधीवाद के विरुद्ध दिखाई देता है, उसी तरह से साहित्यिक क्षेत्र में छायावाद के खिलाफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि छायावाद के बाद प्रगतिशील काव्य आता है। छायावाद में कल्पनाशीलता होती है, इसलिए छायावादी कल्पना पर पहला प्रहार होता है और पलायनवादी गीतों से युवाओं को सचेत किया जाता है। फलतः छायावाद धीरे धीरे प्रगतिवादी बनता है, यानी छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। पंत जब अपनी कविताओं में युग की वाणी लिखते हैं, ग्राम्या से निश्चित रूप ग्रहण करता है प्रगतिशील। और प्रगतिशील में अन्य कई कवि थे, जिनमें दिनकर, भगवती चरण वर्मा, सुमन और अंचल। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, परिवर्तन ही जग का नियम, चिरंतन दुर्जय, साक्षी है इतिहास युगों का प्रत्यावर्तन अभिनय। यानी परिवर्तन होना ही है। ऐतिहासिक अवस्थाओं के वर्णन में मार्क्सवाद मुखियों के कुलपति, सामंत, महलों के वैभव, क्षण बिला गए बहुराजतंत्र, सागर में जो बुद्ध गण। मार्क्सवाद से मुखियों के कुलपति, सामंत, महलों के वैभव क्षण बिला गए, यानी चले गए, खत्म हो गए। बहुराजतंत्र, सागर में जो बुद्ध गण। राजतंत्र किस तरह से खत्म होता है, जिस तरह से पानी के बुलबुले क्षण भर में विला जाते हैं। निराला अपनी एक मशहूर कविता में जो शब्द दिए हैं, वो सीधे सीधे इसी बात की ओर इंगित करते हैं कि मार्क्सवाद साहित्य में किस तरह से अपनी जगह बनाता है और गरीब मजदूर की आवाज़ कैसे उठती है साहित्य में। निराला लिखते हैं, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला। यानी जब वो शिक्षा पाएंगे तो अंधेरा अपने आप भागेगा। और जो हवेलियाँ बनी हुई है, अमीरों ने बना के अपने लिए रखी है, वो किसानों की पाठशाला बनेगी। इसी तरह से रांगे राग